हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको लास्ट वीडियो समझ आएगी और उसके अंदर ज़्यादा डाउट्स नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम नेशनल इनकम के चैप्टर 1 को कवर करेंगे बेटा। चैप्टर 1 के अंदर हार्डली 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेकंड वन इज योर स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स, एंड थर्ड वन इज सेविंग्स एंड ये लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ठीक है, देयर आर ओनली 3 टॉपिक्स इन द फर्स्ट चैप्टर, बट मैं उससे पहले एक इंट्रोडक्शन टॉपिक भी कराना प्रेफर करूंगा। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था उसको प्रॉपर्ली कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर टॉपिक। इफ यू वांट कि आप नोट्स बनाना चाहते हो प्रॉपर साइड बाय साइड, तो आप बना लो। मैं वो जल्दी जल्दी ब्रीफली ट्राई करूंगा कि बोर्ड पे लिख दूं और आप उसके ब्रीफ नोट्स बना लो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हम पहले एक चीज ये समझते हैं कि लास्ट ईयर आपने पढ़ा था ह्यूमन बॉन्ड्स कैसी होती है, अनलिमिटेड। जिसका मतलब ये हुआ कि कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें वाइजली यूज करना है, ताकि उन रिसोर्स उन बॉन्ड्स को क्या कर सकें, हम सेटिस्फाई कर सकें। अब अगर बॉन्ड सेटिस्फाई करनी तो कोई ना कोई गुड और सर्विस तो देना पड़ेगा। अगर गुड और सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा तो पहले उसको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि एक बॉन्ड सेटिस्फाई हुई तो नेक्स्ट आ जाएगी, नेक्स्ट हुई तो थर्ड आ जाएगी, तो ये बॉन्ड चलती रहेंगी, तो प्रोडक्शन भी क्या होगी, चलती रहेगी। उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमारे पास दो एंटिटीज होती हैं, एक फर्म्स, एक हाउस होल्ड्स, जो हमने कल समझा, लास्ट वीडियो में समझा। तो फर्म्स क्या करती हैं, हाउस होल्ड्स को लेकर आती हैं कि आओ लैंड दो, थोड़ा बहुत लेबर दो, पैसा लगाओ और खुद भी आगे काम करो, हम सामान बनाएंगे और वो ले जाके बेच देंगे। डन। इसीलिए हमने क्या कहा, हमें वो 4 सेक्टर्स की और 4 फैक्टर्स की जरूरत है। फिर यहाँ तक अब समझेंगे। देखो, तो हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया बेटा, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम इजी करने के लिए बार बार क्या बोल रहे हैं, एफओपी बोल रहे हैं। अब एफओपी के अंदर हमारे 4 फैक्टर्स आते हैं। These are provided by households in exchange of factor incomes। मतलब समझे कि मैं कहीं पे लैंड लूंगा तो मुझे बदले में भी कुछ तो पैसा चाहिए। यहाँ पे कोई वो तो नहीं हो रहा, मतलब फिलेंथ्रोपी का काम तो हो नहीं रहा है, मतलब कुछ दान भाव से तो होता नहीं है। अगर आप एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो, तो अगर आपने किसी को अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, आई मीन यूज करने के लिए दी है, तो बदले में आप एक कमाई मांगोगे उससे। उसी कमाई को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स। तो अगर मैं किसी के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉय हूँ मैं किसी का, तो बदले में मुझे क्या चाहिए, वेजेस चाहिए। इसी टाइप से हम क्या कह रहे हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, लेकिन बदले में उसको क्या चाहिए, उसके फैक्टर इनकम। किसको देते हैं ये सब सर्विसेज, टू द फर्म्स हु यूजेस देम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आए? अब समझो हमने क्या कहा, ये मैं अभी नीचे कराता हूँ सर्कुलर फ्लो में। अभी के बेसिक समझना बेटा कि फर्म्स क्या करती है, इन्हीं हाउस होल्ड्स को हायर करती है। अब देखो दो ट्रांजेक्शन हुई, ये फर्म्स हैं मान लो, और ये क्या आपकी हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को क्या दी, अपनी फैक्टर सर्विसेज दे दी, लैंड दे दिया, लेबर दे दिया, कैपिटल दे दी और एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज दे दी। तो बदले में हाउस होल्ड्स को क्या चाहिए, इसी के बदले उनको क्या मिल जाएगी बेटा, फैक्टर इनकम मिल गई ना। तो हमने क्या कहा, एक साइकिल तो हो गई, फर्म्स ने इनसे सर्विसेज मांगी, बदले में क्या दे दी, फैक्टर पेमेंट्स दे दी उन्हीं सर्विसेज के बदले में। ठीक है, अब फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स ने इन सारी सर्विसेज को यूज करके कुछ सामान बनाया, गुड्स और कुछ सर्विसेज बने। अब क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना। माइक्रो इकोनॉमी में एक पर्सन खर्चा करता है तो दूसरे की क्या बनती है, इनकम बनती है। ऐसी सिचुएशन में आप एक एक को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तो माइक्रो का टॉपिक है। तो जब हम माइक्रो की बात करते हैं बेटा, तो हम पूरी इकोनॉमी का ओवरव्यू लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इन सब ने मिलकर, सपोज ये 1 करोड़ हाउस होल्ड्स थे, उन सब ने मिलकर 10,000 फर्म्स में काम किया, तो जब फर्म सामान बनाएगी तो वो खरीदने वाला भी कौन होता है, हाउस होल्ड से होते हैं। एग्जाम्पल से मैं अगर रिलायंस कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं रिलायंस कंपनी की प्रोडक्शन सर्विसेज में हेल्प करता हूँ, और फिर रिलायंस स्टोर जितने भी हैं, से रिलायंस ट्रेंड्स पे कपड़े आउटलेट पे लगे हुए, तो रिलायंस कंपनी ने मुझे जो मेरी सैलरी दी, मैं आने के बाद उसी सैलरी से क्या करूँगा, वो कपड़े खरीद लूँगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ मैं सर्विसेज ग्रांट कर रहा हूँ, उसके बदले पैसा कमा रहा हूँ, उसी पैसे से फिर मैं कहीं जाके सामान खरीद रहा हूँ और बदले में वो पैसे दे दूंगा। यहाँ पे ये चीज़ की बात हो रही है बेटा, आपने फर्म्स को सर्विसेज दी, फर्म्स ने उन्हीं सर्विसेज को यूज करके सामान बनाया, वो सामान किसको बेच दिया? हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड्स बदले में क्या करते हैं? इनको पेमेंट करते हैं। इस पेमेंट को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये पैसे कहाँ से आएंगे? इसी पैसे से जो इनको यहाँ से मिले थे। तो ये देखो क्या चल रहा है, एक सर्कुलर फ्लो चल रहा है कि एक बारी सामान इधर से इधर आया, मतलब सर्विसेज, तो बदले में सामान चला गया। फिर रिवर्स है, इस सर्विसेज के बदले क्या मिली? फैक्टर इनकम। तो यही पैसा हमने यूज करके इस खरीदे हुए सामान के लिए पेमेंट कर दी। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो, लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम इन डिटेल करते हैं, पहले इस टॉपिक पे वापस आएंगे। तो अब हमने ये टॉपिक स्टार्ट कहां से किया था? इस पॉइंट से कि जो ये हाउस होल्ड्स हैं, अभी ये फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले जो ये फॉर्म्स हैं और ये जो हाउस होल्ड्स हैं, इन दोनों का आपस में लेन देन काफी चलता है। इसी को समझने के लिए हमने क्या लिखा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करता है, बदले में फैक्टर इनकम के किसको? फर्म्स को, जो इन्हीं सर्विसेज को यूज करके क्या बनाती है? गुड्स और सर्विसेज, विच आर then sold to households and in exchange firms will get consumption expenditure from households। बस ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन उसकी यही है। अभी चार्ट दोबारा समझेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था? एक तरफ हाउस होल्ड्स हैं जो अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज देते हैं, बदले में उनके फैक्टर इनकम ले लेते हैं। तो आपने एक हाथ दी और एक हाथ ले ली, यहीं पे एक ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब ये पैसा जो मैंने कमा लिया, इस पैसे को मैं खर्च भी तो करूंगा अपनी जरूरतों के लिए। तो जरूरतों के लिए खर्च करेंगे तो क्या करेंगे? पैसा दिया और बदले में सामान खरीद लिया, है ना। ये सामान बनाने वाला कौन था? कंट्री के अंदर सामान केवल और केवल फर्म्स बनाती है। तो हमने यही बात यहाँ पर करी कि फर्म्स को बदले में क्या देनी पड़ेगी? फैक्टर इनकम। हो गया। अब फर्म्स क्या करती है? इनकी दी हुई सर्विसेज को यूज करती है और उससे क्या बनाती है? सामान बनाती है। जो सामान वापस से किसको बेचा जाता है? हाउस होल्ड्स को, और बदले में क्या ले लेते हैं? उनसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं। फिर कुछ को समझ आया? तो वापस आते हैं, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस है बेटा, ये ऐसा नहीं है कि पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, अब जैसे चाहो वैसे लिख लो। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन चारों को क्या मिलती है? फैक्टर इनकम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से और पेमेंट देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एम्प्लॉयर हूं तो मेरे लिए तो खर्चा हुआ, तो फैक्टर पेमेंट। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉई हूं तो मेरे लिए इनकम हुई, मतलब फैक्टर इनकम। इतना सा टॉपिक है। तो हमने क्या कहा? लैंड विल गेट रेंट, लेबर विल गेट वेजेस, कैपिटल विल गेट इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर विल गेट प्रॉफिट। और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा? नेशनल इनकम। इसका रिवीजन लिख लेते हैं। In an economy, if we add all factor incomes earned by factors of production, we will get the value for national income. Yes. Okay. So this was about first सब पार्ट इंट्रोडक्शन का। आई होप ये क्लियर है। इसके अंदर कोई डाउट है तो बेटा प्लीज मेंशन करना। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे बी पार्ट। इंट्रोडक्शन में ही चल रहे हैं सेकंड पार्ट। दीज आर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और दूसरा बेटा एक चीज और समझना प्लीज, अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है ना। कोई भी कंट्री हो, कोई भी इकोनॉमी हो जिसके अंदर प्रोडक्शन हो पा रही है और सर्विसेज हो पा रही है, वो सब इसके पैरामीटर्स के अंदर कवर होती है और वो सब इसके अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकती है। तो इन केस मतलब सपोजिटली अगर आप कभी प्लान करते हो कि आपको 12th के बाद कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएस जाना है और वहाँ की इकोनॉमिक्स कंप्लीटली अलग हो जाएगी, नहीं, दे आर ऑल सेम। थोड़े बहुत कंसेप्ट्स ऊपर नीचे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, अदरवाइज ये सब लॉजिक सेम है। ठीक है, तो प्लीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि ये सब चीजें ड्रिवन हैं सभी इकोनॉमिक्स के अंदर और वहाँ पे ये वाइडली यूज भी होती है।
ठीक है। तो 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे अगर हम आए तो ये कौन होते हैं, दीज आर द सेक्टर्स which incur expenditure in satisfying various needs। ठीक है, अभी 4 सेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रायोरिटी सेक्टर्स समझना। इसका मतलब ये हुआ जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आप इनको ऊपर नीचे करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हम यहाँ बात करें तो इनको सीक्वेंस में लिखना, ठीक है। उसका रीजन बताऊंगा। हाउसहोल्ड्स, सेकेंड आते हैं बेटा फर्म्स, थर्ड आती है गवर्नमेंट, एंड फोर्थ आता है आपका एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। हाउसहोल्ड्स खर्च किस पे करते हैं, तो हम यहाँ पे इनको बोलते हैं एक्सपेंडिचर्स किस फॉर्म के होते हैं, ये क्या होते हैं, हाउसहोल्ड्स खर्च करते हैं अपनी कंजम्पशन के ऊपर। अब देखो यहाँ पे मान सकते हैं, अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, अगर आप एक घर खरीद रहे हो, या आप कोई बड़ा एसेट खरीद रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम अभी के लिए हाउसहोल्ड्स को क्या मानते हैं, सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मानते हैं, कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करता है, वो किसी भी चीज के ऊपर खर्च करे, ठीक है। तो हाउसहोल्ड्स का दिया हुआ सारा खर्चा किसमें जाता है, कंजम्पशन में। मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन लेके चलूंगा, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, घोड़ा खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, सब कंजम्पशन है, सिर्फ एक खर्चे को छोड़ के वो है घर। अगर नया घर बना रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, अदरवाइज सब कंजम्पशन है, ठीक है। पर अभी के लिए हम सबको कंजम्पशन कंसीडर कर रहे हैं बेटा, प्लीज ये क्लियर रखना, हम ये चीज अभी क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आता है फर्म्स का। फर्म्स जितना भी खर्चा तय करती है, एक एक्सवाइजेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि एक कंपनी है जो जितना भी खर्चा कर रही है, जैसे कहीं पे बिल्डिंग खरीद रही है, कहीं पे कोई वैन खरीद रही है, या फिर कोई बस खरीद रही है, तो ये सारे खर्चे उसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, व्हिच मींस फर्म्स का जितना भी खर्चा है वो सब क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। एप्लीकेशंस भी देखो, कंजम्पशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, कैपिटल आएगा, इन्वेस्टमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। गवर्नमेंट के मैंने आपको बताया दो खर्चे होते हैं, पर अभी के लिए हम सारे खर्चे को क्लब करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। बट मैंने आपको समझा दिया था, ये जनरल गवर्नमेंट और पीएसयू दो टाइप की गवर्नमेंट होती है। अगर जनरल गवर्नमेंट का खर्चा है तो वो आपका ज्यादातर कंजम्पशन है, और अगर पीएसयू का खर्चा है तो वो वापस से क्या बनती है, इन्वेस्टमेंट बनती है, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर का खर्चा बेटा दो पार्ट्स में आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इन दोनों का नेट करके हम देखते हैं कि हमारा नेट खर्चा कितना होगा, तो ये आपके 4 सेक्टर्स थे और ये 4 क्या बन गए, खर्चे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इन चारों को भी ऐड कर दो, मतलब कंट्री के अंदर होने वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंट्री के अंदर होने वाला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, इन चारों का टोटल भी किसके इक्वल आता है, नेशनल इनकम के इक्वल आता है। ऐसा क्यों, अब कल वाली बात वापस आएंगे कि ये टॉपिक बुक के अंदर एक छोटे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पर मैंने आपको ये अलग से इसलिए कराया क्योंकि हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो इसी से ड्रिवन है। अब वो क्या पॉइंट है बेटा, समझो, एक बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके अंदर एक आदमी और एक ही औरत, सॉरी माय बैड, एक बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, उस इकोनॉमी के अंदर एक ही पर्सन है जो कमा रहा है और एक ही पर्सन है जो खर्च कर रहा है, समझना ध्यान से। तो मान के चलते हैं एक सोनू है और एक सोनू है। सोनू ने 100 रुपये खर्चा किया, हम इकोनॉमी के अंदर मान रहे दो ही बंदे हैं, एक ये और एक ये, समझना ध्यान से। अगर सोनू ने खर्चा किया 100 का, तो सोने की इनकम कितने की हुई, 100 की, है ना। अब यहाँ पे हमारा पहला कंसेप्ट आता है कि अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो उस इकोनॉमी में एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की क्या बनती है, इनकम बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में जितना खर्चा होगा उतनी तो क्या बनेगी, इनकम बनेगी, है ना। ये हमने कंसेप्ट समझा कि कंट्री के अंदर अगर मैं फैक्टर इनकम का सम कर रहा हूँ तो नेशनल इनकम आ रहा है, तो कंट्री के अंदर होने वाले सारे खर्चों का सम कर दूंगा तो भी किसके इक्वल आना चाहिए, नेशनल इनकम के। यहीं से हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उससे पहले जस्ट एक चीज और समझना, देखो ये कोई आपसी सम्मेलन तो है नहीं जिसमें इसने 100 रुपए दे दिए, इसकी कमाई होगी और बदले में इसको कुछ नहीं मिला। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर ये इसको 100 रुपए दे रहा है खर्च करके, इसके लिए खर्चा और इसके लिए क्या हो रही है, कमाई हो रही है, तो यूनिलेटरल तो होने नहीं वाला, मतलब कि ये पैसे दे दे और इसको बदले में कोई गुड कोई सर्विस ना मिले। तो हमने क्या कहा, अगर सॉरी इसको बदले में एक्स वाई जेड एक प्रोडक्ट दे देती है, तो उस केस में हमने क्या कहा, 100 रुपए का खर्चा हुआ इसके लिए,
100 रुपए की कमाई हुई इसके लिए, और सामान भी कितने का जाएगा, 100 रुपए का जाएगा। अब ये साइकिल पूरी हो गई, समझ गए, इसे बोलते हैं टू वे ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे समझेंगे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे। तो अगर आपने लिख लिया बेटा ये सारा, सिर्फ इस पोर्शन को मत लिखना, बाकी सारा लिख लो, इस एग्जाम्पल से समझते हैं सारी चीज, ठीक है। बाकी सारा लिख लिया तो मैं रब कर रहा हूँ, जस्ट एक बार लिखें, एक मिनट ले लो। तो हम अपने एग्जाम्पल में बेटा वापस आते हैं। हमने बात की एक सोनू की और हमने बात की एक सोनी की। अब इसने इसको 100 रुपये दिए, तो इसके लिए ये पैसा जो जा रहा है ये क्या बेटा, एक्सपेंडिचर है। इसके लिए जो ये पैसा आ रहा है ये इसके लिए क्या बनती है, इनकम बनती है। पर तो क्या सोनू इतना दानवीर है कि वो उसको 100 रुपये दे दे और बदले में कुछ भी ना मिले? तो वो क्या कहता है कि आप मुझे बदले में XYZ प्रोडक्ट भी दे दो। तो हमने क्या बात की बेटा कि 100 रुपये का खर्चा किया, 100 रुपये की कमाई हुई और 100 रुपये का ही क्या चला गया, सामान चला गया। तो तीन पैरामीटर्स हुए, खर्चा, इनकम और प्रोडक्ट। यही हमारे लिए टॉपिक बनता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आता है मेरा पहला स्टार्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा अगर खाली पेपर में ये लिखा आएगा तो ये एक्सप्लेन होगा जो मैं नीचे बता, ठीक है। क्या हमारे इसके डायग्राम समझना, हमारे पास तीन फेजेस होते हैं, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज एंड देन आता है आपका प्रोडक्ट फेज, प्रोडक्शन फेज या प्रोडक्ट फेज, ठीक है। जितने का सामान आपने बनाया और बेचा उतने की क्या होगी कमाई, जितने की कमाई हुई उतने का क्या होगा, खर्च होगा। जितना खर्च होगा उतना ही सामान बिकेगा, है ना। ये तीन चीजें हमने यहाँ पे समझी कि अगर आपने 100 रुपए का सामान बेचा तो खर्चा 100 रुपए का हुआ, मतलब आपने 100 रुपए इसको दिए तो इसके लिए 100 रुपए की कमाई हुई और 100 रुपए का क्या मिल जाएगा बदले में, सामान। तो इसको अब फोर्थ फैक्टर से समझना बेटा, कैसे समझेंगे, समझो इसको ध्यान से। अगर मैं कहता हूँ आपने 100 रुपए का सामान बनाया, क्या बनाया, 100 रुपए का सामान बनाया, तो आपने कुछ सर्विसेज यूज की होंगी तब जाके ये सामान बना। क्या क्या सर्विसेज, लैंड लिया होगा, लेबर लिया होगा, कैपिटल ली होगी और एंटरप्रेन्योर लिया होगा, एंटरप्रेन्योर लिया होगा। इन चारों को बुलाया होगा, इनको बिठा के इनसे सामान बनवाया होगा, वो सामान की कीमत इतनी बन गई, 100 रुपए की बन गई। अब वो 100 रुपए किसके बीच में बटेंगे, आप बेचने तो तब जाओगे ना जब पहले उनको पैसे दे दोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक स्टार्टअप मैं करता हूँ तो मैं पहले सामान बेचूंगा, पैसा आएगा तब मैं सैलरी दूंगा, पैसे थोड़ी होते हैं। पहले मैंने सामान बनाया, मैं अपने एम्प्लॉयज को पैसे दूंगा, फिर मैं बेचने के लिए जाऊंगा, बेचूंगा, पैसा आएगा, तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। विच मीन्स क्या हुआ, 100 रुपए चारों के बीच में बढ़ गए, लैंड को मिल गए, लेबर को मिल गए, कैपिटल को मिल गया और एंटरप्रेन्योर को मिल गया थोड़ा सा पैसा। तो हमने क्या कहा, 100 रुपए में से 25 रुपए इसने ले लिए, 25 इसने ले लिए, 25 इसने और 25 इसने। तो अभी तो सिर्फ सामान बना था, उस सामान को बेचने की बारी नहीं आई थी, उस सामान की वैल्यू जितने की बनी उतनी वैल्यू इन चारों को बांट दी गई कि भाई तुमने इसको बनाने में मदद की, ये लो 25 रुपए तुमको मिल गए। तो हमने क्या देखा, 100 रुपए का सामान बना, वही 100 रुपए इन लोगों के बीच में बट गए फैक्टर इनकम की फॉर्म में, है ना। 100 रुपए का सामान बना तो ये 100 रुपए किसके बीच में बढ़ गए, इन चारों के बीच में। तो ये तो घर जाके क्या करेंगे, आज हमारी कमाई हुई, कितने की कमाई हुई, 100 रुपए। तो इन सबकी टोटल करके कमाई कितनी होगी, 100 रुपए। आज कमाई हुई तो कोई खर्च भी होना चाहिए, तो ये 100 रुपए अगले दिन जाके क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। कहाँ खर्च करते हैं, उसी सामान को खरीदने के ऊपर जो इन्होंने बनाया था। ये सर्कुलर फ्लो। तो हमें क्या पढ़ा, तीन फेजेस हुए, प्रोडक्शन फेज जो हमारा पहला मेथड है, इनकम फेज जो हमारा सेकंड मेथड है और एक्सपेंडिचर फेज जो हमारा थर्ड मेथड है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स है जो हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तीन यही चैप्टर्स है और मेथड्स हैं। एक प्रोडक्शन मेथड कि कंट्री के अंदर जितना सामान बना है अगर आप उन सबकी वैल्यू ऐड कर दो तो भी नेशनल इनकम मिल जाएगी। कंट्री के अंदर जितनी इनकम जनरेट हुई है उनको भी ऐड कर दोगे तो भी नेशनल इनकम मिल जाएगी, और कंट्री के अंदर जितना खर्च हुआ है उनको भी ऐड कर दोगे तो भी क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम। तो मैं इसको नोट्स के पॉइंट पे लिखवाता हूँ, ध्यान से समझना बेटा, पेपर में लिखोगे कैसे, ये क्लियर है आई होप। तो इसको समझते हैं लिखेंगे कैसे। तो हम तीन फेजेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। हम सबसे पहले बात करते हैं इनकम जनरेशन फेज, कि इनकम जनरेट हुई है यहाँ पर,
इसका मतलब कोई सामान बना है, प्रोडक्ट। फिर ये इनकम क्या होती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होती है। इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं इनकम फेज। फिर आपका थर्ड फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर थर्ड आता है बेटा इनकम अब डिस्पोजिशन करती है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक हाथ छोड़ के दूसरे हाथ में जाएगी, मतलब खर्च हो जाएगी, तो ये जाएगी वापस से उसी सामान को खरीदने में जो सामान ये बनाकर आएगा। तो ये मेथड, ये फेज क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर फेज। ठीक, ये तो डायग्राम है। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे स्टार्ट होती है, मैक्रो इकोनॉमी वर्क्स ऑन एन एक्सियम। एक्सियम होता है प्रूवन फैक्ट दैट वन person's expenditure is another's income. Hence, circular flow of income has three phases. पहला फेज इनकम जनरेशन, here firms hire households to get land, labor, capital and entrepreneur ब्रैकेट एफओपी। एफओपी क्या था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। Here, households get factor incomes, rent, wages, interest, profit from firms for providing फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इस फेज के अंदर जो हाउस होल्ड्स थे उनको फैक्टर इनकम मिलती है, मतलब कमाई मिलती है। क्यों मिलती है, फर्म से मिलती है, क्योंकि इन्होंने हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को क्या दी थी बेटा, फैक्टर सर्विसेज। क्या फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरटेनमेंट। थर्ड आता है आपको इनकम डिस्पोजिशन फेज। बेटा प्लीज राइटिंग को माफ करना, थोड़ा सा खराब होती जा रही है दिन पर दिन, लेकिन मेरी राइटिंग इससे बहुत अच्छी है, किसी से लिखूंगा अच्छी राइटिंग के लिए। तो इनकम डिस्पोजिशन इज हियर द अर्नड इनकम बाय हाउसहोल्ड्स is spent by them on purchasing goods and services produced by the firms. Yes, okay. तो इसका कंक्लूजन यहाँ लिखना होता है, कंक्लूजन in an economy, income is equals to production is equals to expenditure. Thus, this is all about circular flow of income. It is expected आपको समझ आया है।
तो अगर इसके अंदर कोई इशू है बेटा तो आप पूछ सकते हो। अगर आपका सर्कुलर ऑफ इनकम आता है कि 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, दिस इज द डायग्राम व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड दीस 3 पॉइंट्स शुड बी देयर इन योर नोट्स। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक है। आई होप ये क्लियर है। तो मैं एक वीडियो इसी की बना रहा हूँ आज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल ट्राई कि हम इसके बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर लें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ये क्लियर तो सब क्लियर, सीधी बात है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या बैक रिवर्स करके आप ये सारे नोट्स बना लीजिए एंड ट्राई कि मैं आपको लास्ट में पीडीएफ, ट्राई नहीं मतलब मैं दे दूंगा ऑब्वियसली पीडीएफ आपको नोट्स की, बट अगर अपने हाथ से लिखे हुए तो याद भी हो जाएंगे और रेगुलर होने की वजह से वो दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पेपर से पहले दिन उठाओ और आपका हो जाएगा। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ बेटा, मैंने हमेशा ऐसे ही किया है। चाहे मेरी सीए के एग्जाम्स रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले सारे, वो भी सेल्फ स्टडी से। उसके अलावा जो भी आपके मेरे 11th-12th के हैं, कॉलेज के हैं, हर जगह मेरा स्कोर मतलब मेरे हिसाब से अच्छा है ऑनेस्टली। और इकोनॉमिक्स में मेरे 12th में 98 थे, 11th में 99 थे। एक की गिरावट है बट उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो मार्क्स लाने की बात नहीं है, मतलब मैं कुछ वो नहीं कर रहा, दिखावा टाइप नहीं कर रहा, बट मैं आपको वैलिडेशन दे रहा हूँ कि इतने मार्क्स, ऐसा नहीं है कि दिन रात पढ़ना 24 घंटे की में से 14 घंटे की सीटिंग 10 नहीं, आप 1 घंटा पढ़ो बट इतना अच्छा पढ़ो कि उसके अंदर आपको दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है जो भी रेगुलर क्लास में हो रहा है ना, अगर टीचर 10 मिनट पढ़ा रही है ना तो वो 10 मिनट फुल कंसंट्रेशन से सुनो, उसको दिमाग में उसी टाइम बिठा लो और वीडियो बंद होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद एक नज़र निकाल लो उसमें से कि जब अगली क्लास में बैठो तो वो तुमको पहले वाली क्लास का सहारा आता है। ये मेरा आपको सजेशन है बिल्कुल क्लियर कट। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो चाहे मेरे से मुझसे पढ़ रहे हो या कोई और सब्जेक्ट किसी और से पढ़ रहे हो, तो आप उस केस में सबसे बेस्ट तरीका बेटा ये होता है जो वो पढ़ा रहे हैं आप उसको ब्रीफली लिख लो अपने पास। मैं तो आपको प्रॉपर नोट्स लिखवाऊंगा, पर अगर कोई भी क्लास में आप कर रहे हो तो आप नोट्स लिखो, घर जाके एक बार नज़र निकाल लो और अगली क्लास में फिर से समझ लो। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट ये रहेगा, वो आपको छप चुका है माइंड में, पेपर के टाइम पे जब उठाओगे तो तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन करो, क्वेश्चंस पढ़ो, अपना काम करो, तो तुमको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, सो मेरा व्यू पॉइंट ये है, बाकी तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस है। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट, गिव मी सम मोटिवेशन। टू एंड फ्रो चलेगा बेटा, फिर से लेन देन वाली बात है। आप मुझे जितना मोटिवेट करेंगे मैं उतना ही ज़्यादा और ईगरली वीडियोस बनाऊंगा। मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो मेरे को 10 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, मेरे को सिंपली ये लगता है कि वो 10 बच्चे तो वीडियो देख रहे हैं ना ऑनेस्टली, तो मैं उन 10 के लिए भी उतने एफर्ट्स करने को तैयार हूँ। बट मेरे को कम्युनिकेशन दो एटलीस्ट कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या कोई पार्ट है जो तुमको वापस से करने की जरूरत है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट येट। प्लीज प्रेस द बेल आइकन एज वेल। मुझे नहीं पता बेल आइकन प्रेस करने से एक्चुअली क्या बेनिफिट होता है क्या नहीं होता, बट इतना मैं समझ चुका हूँ कि बेल आइकन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसके बेसिस पे जल्दी से जल्दी उसको देख पाओगे। आधे घंटे की वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1.5 पे 1x पे भी देखते हो तब भी तुम्हारा इजीली टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो जब मैं ऑफिशियली ये फिजिकल क्लास में कराता हूँ तो नेशनल इनकम 1 महीने में जाके खत्म होती है। 1 महीने का मतलब हुआ 30 क्लासेस होती है। देन अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी 30 वीडियोस बनाऊंगा, आई एग्री 30 वीडियोस एक चैप्टर की बहुत ज़्यादा होती है, बट टू बी ऑनेस्ट फिजिकल क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस भी होती है, कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, बातें ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हो, बाकी फिर मैं पढ़ रहा हूँ आपकी लिखी हुई कमेंट्स को, तो उस केस में जल्दी जल्दी होगा। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता है 30 वीडियोस तक जाने की जरूरत पड़ेगी। बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग है, अच्छे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विल कवर फर्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो और फिर हम थर्ड एंड फोर्थ वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।